हेलो फ्रेंड्स, सो टुडेज चैप्टर इज फॉरेस्ट फायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अभी रिसेंट में कैलिफोर्निया में भी हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया में भी हुआ था। 2024 में उत्तराखंड में भी फायर आई थी। उसके बाद आपके बांदीपुर में भी आई थी। आपकी नागालैंड में भी फायर लगती रही है। आपके सिमलीपल में फायर लगी थी। तो फायर इंडिया में फायर प्रोन एरिया बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट फायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो टेक्निकल इसके एस्पेक्ट हैं वो भी इसमें कवर किए जाएंगे इस लेक्चर में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल सिनेरियो क्या है फॉरेस्ट फायर का? तो आपका जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है ये कराती है आपकी FAO। कौन कराती है? FAO कराती है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि 98 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो किससे इम्पेक्टेड है? फायर से इम्पेक्ट हुए थे 2015 में। और जो मेजोरिटी ऑफ फायर रीजन थे वो कौन से रीजन थे? वो थे ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। और इन ट्रॉपिकल रीजन्स में 4% ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया वर अफेक्टेड। तो ट्रॉपिकल रीजन्स आपके क्या हुए? आपके ये वाले रीजन, इस जगह से लेके आपके ये जो पूरा रीजन है ये आपका ट्रॉपिकल एरिया हुआ। ये सारे के सारे क्या हुए थे? फॉरेस्ट से इम्पैक्ट हुए थे। ओके, तो इसमें जो डार्क ग्रीन वाला आप जो एरिया देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इसके बाद आपकी जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई थी IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसने क्या बोला था कि एक्सपोजर टू स्मोक फ्रॉम लैंडस्केप फायर्स including forest fire leads to an estimated 2.6 lakh to 6 lakh premature human and wildlife death annually। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि लैंडस्केप में जो फायर होती है उसके कारण स्मोक होता है, ठीक है। उसमें इंक्लूड किया गया था को फॉरेस्ट फायर को भी। उससे करीब 2.5 लाख से लेकर 6 लाख तक प्रीमेच्योर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ डेथ होती है हर साल, ठीक है। ये आपका IPCC की फिफ्थ रिपोर्ट जो आई थी उसमें बोला गया था। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सिनेरियो में। और आपका क्या है कि फॉरेस्ट फायर से लगभग 2.5 बिलियन से लेके 4 बिलियन टन तक CO2 एक्स्ट्रा एनुअली इमिट होती है, ठीक है। जो आपका WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसने क्या बोला था 2020 की अपनी कॉन्फ्रेंस में कि जो मेन मेड फॉरेस्ट है या फिर जो ह्यूमंस जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टोटल वाइल्ड फायर में आपके 75% केसेस जो होते हैं वो जो मैन मेड होते हैं। तो ये आपका ग्लोबल सिनेरियो था, ठीक है। मतलब हम लोगों का इंडिया ट्रॉपिकल में फंसता है, ट्रॉपिकल में आता है, इसका भी रीजन है। हम लोगों के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये जो प्री मेच्योर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ डेथ है इसमें भी हमारा शेयर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। 2.5 बिलियन से लेके 4 बिलियन टन ऑफ CO2 हमारे यहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा, ठीक है। और ओवर अदरवाइज जगहों पे करे भी तो भी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लोबल सिनेरियो वाइल्ड फायर का, फॉरेस्ट फायर का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिया का सिनेरियो क्या है। इंडिया का सिनेरियो क्या है कि इंडिया में जो मोस्ट प्रोन जो एरिया है आपके वाइल्ड फायर से वो है आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हुए, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हुए, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट हुए, ये लेस ससेप्टेबल होते हैं। इंडिया का लगभग 36% जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या है? फॉरेस्ट फायर का उसमें चांसेस लगने के ज़्यादा हैं, ठीक है। 2.81% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर वाज एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर, while 7.85% ऑफ फॉरेस्ट कवर इज फाउंड टू बी ए वेरी हाईली प्रोन। मीन्स अगर आप देख लो 7 और 2 9 अराउंड आपका 11%, अगर आप देख लो 11% जो एरिया है पूरे फॉरेस्ट कवर है जो इंडिया का, वो किस फॉरेस्ट फायर के लिए है? बहुत ही ज़्यादा प्रोन, मतलब एक्सट्रीमली और हाईली प्रोन, ठीक है। इसके बाद देखो फॉरेस्ट फायर से अटैच्ड कितने लोग हैं? लगभग 275 मिलियन लोग, रूरल पॉपुलेशन जो है वो है फॉरेस्ट फायर, वो क्या है? फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। तो फॉरेस्ट फायर भी या फिर तो इनके कारण लगेगी या फिर ये लोग इम्पैक्ट होंगे फॉरेस्ट से, ठीक है। तो आपका देख लो कितना ह्यूमन कैपिटल लॉस भी इससे अटैच्ड है। इसके बाद देख लो इन रीजन्स स्पेलिंग सेंट्रल नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया, जैसे ये वाला एरिया हुआ है सेंट्रल हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला जो एरिया है इसमें क्या है? मेनली जो तेंदू लीव्स होती हैं वो आपके या फिर महुआ के जो फूल होते हैं इनको इनको कलेक्ट किया जाता है एज ए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? ये भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है किसका? फॉरेस्ट फायर को कंट्रीब्यूट करता है। पैन इंडिया एन एस्टिमेटेड 4.35 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज अफेक्टेड बाई द फायर्स ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ झूम साइकिल्स,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ झूम साइकिल्स एवरी ईयर लार्ज फॉरेस्ट एरिया आर स्लैश्ड एंड बर्न्ड बाय द कल्टीवेशन, इनहेंसिंग चांसेस ऑफ फ्रिक्वेंट एंड सीवियर फायर्स। मींस शॉर्टनिंग ऑफ झूम साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर झूम खेती के लिए आप यहाँ पे फॉरेस्ट को क्या कहते काटा, स्लैश किया, उसके बाद इसे बर्न कर दिया, इसके बाद आप दूसरी जगह पे गए, ठीक है, इसके बाद आप तीसरी जगह पे गए, इसके बाद आप वापस इस पे लौट के आए। तो आइडियली क्या होना चाहिए, 4 महीने का गैप होना चाहिए। अब अगर ये झूम कल्टीवेशन केवल 3 महीने में ही कंप्लीट हो जा रहा है तो आपको क्या होगा, आपको इसमें ही एक और बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और एरिया को स्लैश और बर्न करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। नंबर वन, आप तो एक तो नई एरिया न्यू एरिया को आप स्लैश करोगे क्योंकि पुराने एरिया में जगह नहीं होगी। अगर आप पुराने एरिया को ही करते हो तो उसमें आप जो आपका फॉरेस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, उससे पहले आप फिर से उसे काट दोगे, तो एक तरह से वो पूरा लैंड परमानेंटली बैरन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंडियन सिनेरियो था। अब आप देखो टाइप ऑफ फॉरेस्ट फायर इंडिया में कौन से। इंडिया में जनरली जो फॉरेस्ट फायर होती है वो सिर्फ आपकी ग्राउंड या सरफेस फायर मान लो, ग्राउंड या सरफेस फायर मेनली होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका ये सरफेस है, इसमें आपकी जो लीव्स वगैरह होती हैं, लीव्स हुई, या फिर आपका अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब जब पूरा अंडरग्राउंड नहीं, यहाँ तक कुछ एरिया जो होता है, जो जो ड्राई लीव बेड आपका होता है वो उसमें आग लगती है। ऊपर आपके जो ये जो ट्री होते हैं उनमें आग नहीं लगती है। ठीक है, जो फॉरेस्ट फायर है वो एक तो सरफेस फायर होती है, दूसरी आपकी ग्राउंड फायर होती है, और तीसरी आपकी क्या होती है, क्राउन फायर। ये जो क्राउन फायर है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ये इंडिया में नहीं पाई जाती है। जनरली कहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया वगैरह में जो भी आग लगी थी उनमें क्राउन फायर बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा क्राउन फायर से एक इम्पैक्ट, अगर जैसे फॉरेस्ट फायर है उससे एक इम्पैक्ट ये भी होता है, जैसे ये आपका फॉरेस्ट फायर यहाँ पे आपकी आग लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी एक पूरा एक ऐसे कह दो एक क्लाउड ऑफ गैसेस जो होता है, क्लाउड ऑफ गैसेस, वो जंप करके कहीं दूर जाके भी गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आके गिरा के, तो यहाँ पे भी फिर फायर लग जाती है। ठीक है, और फिर वो स्प्रेड हो जाती है पूरे एरिया में। तो इससे क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई फॉरेस्ट फायर वाले अगर यहाँ पे अगर फंसे हुए हैं तो उनका आने जाने का एरिया बंद हो जाता है। तो ये भी एक इशू इंडिया में रिसेंटली देखा गया है। जैसे उत्तराखंड में फायर हुआ था तो उसमें बहुत सारे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, इस कारण क्या हुआ, उनका एग्जिट रूट खत्म हो गया था ड्यू टू दिस लीप ऑफ फायर जिसे कहते हैं, उसके कारण। नेक्स्ट आप आइए, रीजन ऑफ फॉरेस्ट फायर इंडिया। देखो सबसे पहला जो रीजन है, ये अभी मैंने फॉरेस्ट ट्रायंगल बनाया है। एक्चुअली आपने देखा होगा फायर ट्रायंगल, जो आपने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी फायर अगर लगनी है तो उसके लिए क्या 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। एक तो फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है, आपका टेम्परेचर चाहिए होता है, और आपका ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ये 3 चीज़ें आपको किसी भी जगह पे एक साथ प्रेजेंट है तो वहाँ पे फायर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन कहाँ से प्रेजेंट होगी, देखो अगर किसी भी एयर में 16% तक भी एयर है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो सपोर्ट कर देगी फ्यूल को। नॉर्मल एयर में कितने परसेंट होती है, 21%। ठीक है, तो ये ऐसा सोच लो, ये वाला पोर्शन तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर एयर की सप्लाई हो रही है तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट सफिशिएंट रहेगी। फ्यूल क्या होता है, आपका ड्राई वेड, ड्राई लीव्स वगैरह, ये सारे होती है फ्यूल। टेम्परेचर क्या होता है, अगर आपका ड्राई सीजन चल रहा है, या फिर आपका एरिडिटी है, या फिर आपका टेम्परेचर जो है उस समय उस एरिया में उस मंथ में उस डे में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, आपका हीटिंग टेम्परेचर या फिर आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जिसके ऊपर आपका चीज़ें जलने लगती हैं, वो टेम्परेचर रीच करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इंडिया में मेन ये 3 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ अगर कम हो जाए तो हम लोग फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये 3 चीज़ें अगर हो रही है साइमल्टेनियसली तो आपकी फॉरेस्ट फायर लग जाएगी। अब देखो आपकी कैसे लगती है फॉरेस्ट फायर। नंबर 1, टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी में क्या है कि आपका जहाँ पे भी फॉरेस्ट है उनकी टोपोग्राफी टेरेन कैसी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर ओपन फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट में ज़्यादा फायर लग रही है। आपके अगर कहते हैं जो आपके ये जो इनका जो स्लोप है, स्लोप अगर आपका साउथ और साउथ वेस्ट साइड है जहाँ पे आपकी इंसिडेंस जो है, सोलर इंसिडेंस जो है, ठीक है, वो डायरेक्ट पड़ रही है, वहाँ पे ड्राई सीजन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं आपका फॉरेस्ट फायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का अर्थ होता है कि अगर आपके फॉरेस्ट है, ठीक है, इस फॉरेस्ट के पास अगर मान लो टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, वो उनके कारण आग लग रही है, या फिर आपने किसी कोई यहाँ पे आपने कोई अपना रिजोर्ट बना दिया। अब रिजोर्ट वालों ने अपना कुछ यहाँ पे मटेरियल वेस्टेज
कहते अपना वेस्टेज को बर्न किया, और वो जो वेस्टेज बर्न क्या हो गया, आपके फॉरेस्ट में आग लग गई, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो जितना ज़्यादा एसेसिबिलिटी बढ़ेगी फॉरेस्ट की ह्यूमन से या फिर ह्यूमन रिलेटेड इंडस्ट्रीज से या फिर आप कहते टूरिज्म से, उतनी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मैन मेड फॉरेस्ट के होने के। तो ये आपका हो गया टोपोग्राफी से रिलेटेड। जितने अंदर वाले होंगे वहाँ पे नेचुरल फायर लगेगी, वो नेचुरल फायर आपकी नेचर के लिए अच्छी होती है, क्योंकि क्या होता है आपके नीचे के जो सीड होते हैं उनको फिर से ग्रो करने का मौका मिलता है। तो नेचुरल फिनोमिना है, अगर फायर तो ठीक है, उस पर बस कंट्रोल करने में फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर मेन मेड है तो उसके लिए नेचर अभी प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, तो वो हम लोगों को रोकना चाहिए। तो ये हो गया आपका टोपोग्राफी का। फिर आ गया आपका फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, लिविंग एंड डेड वेजिटेशन, ऑर्गेनिक सॉइल मटेरियल, ये आपको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। इसके बाद वेदर देख लो, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपका वेदर कैसे है। आप रिसेंट अगर आप देखते होगे लास्ट 5 ईयर्स में, हर ईयर जो होता है पूरे 100 ईयर का सबसे ज़्यादा गर्मी ईयर होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी। आप अगर 2024 में देखेंगे तो 2024 सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था, 2025 आएगा उसमें भी सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। अभी जैसे आपका महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट में, जैसे अभी बानीपुर में या फिर कहीं पे आगे जो आग लगी थी वेस्टर्न घाट में, उसमें मेन रीजन क्या आ रहा है कि आप ऑल्दो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो उस टाइम के जो एरिया होते हैं, मेनली आप सोच लो जनवरी हुआ, दिसंबर हुआ, आपका फरवरी हुआ, मतलब ये एरिया जब आपके विंटर टाइम है, मतलब विंटर टाइम में फायर नहीं लगती है। फायर का जनरली जो टाइम होता है वो मार्च, अप्रैल, मई, ये वाले जो टाइम होते हैं यहाँ पे जनरली फॉरेस्ट फायर के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन रिसेंटली वेस्टर्न घाट में क्या हो रहा है, जो आग लग रही है वो पता चला दिसंबर लास्ट में और जनवरी में लग रही है, विंटर टाइम में लग रही है, क्योंकि ये जो मंथ है सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें टेम्परेचर, एक जगह तो टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच गया था वेस्टर्न घाट की स्लोप पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ये सारी चीज़ें अचीव हो गई थी, वहाँ पे फायर लगी थी, ठीक है। तो वेदर भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, या फिर क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग आप बोल लो, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं बेसिकली कहीं पे भी फॉरेस्ट फायर लगने के, चाहे वो इंडिया हो या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है विंड्स। विंड्स अगर अपोजिट साइड चल रही है, फॉरेस्ट जहाँ पे स्प्रेड है उसके अपोजिट साइड चल रही है, तो क्या होगा, आपकी फॉरेस्ट जो है वो स्प्रेड नहीं होगी। लेकिन विंड अगर आपकी ऐसे चल रही है कि अलोंग द स्लोप चल रही है, तो फिर वहाँ पे फॉरेस्ट फायर ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, ठीक है। अब आप आगे देख लो रीजन ऑफ फॉरेस्ट फायर इंडिया। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। हम जैसे वेस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय में मेन रीजन कौन से होते हैं, आपका ये वाला आया, ठीक है। अभी यहाँ पुंछ में आग लगी थी, पुंछ सेक्टर में, ठीक है। पुंछ सेक्टर में आग लगी और वहाँ पे क्या हो गया था कि वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल या एलएसी जो थी, एलएसी पे जो आपके लैंड माइन बिछाए गए थे उसमें फिर एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो गया था। तो देखो नेशनल सिक्योरिटी भी इससे अफेक्ट होती है, मतलब आपके फॉरेस्ट फायर लगी, फॉरेस्ट फायर उन जगह पर पहुंच गई जहाँ पे आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने लैंड माइन बिछाए हुए थे, जिससे कि कहीं भी इनफिल्ट्रेशन ना हो। लेकिन वहाँ पे सारी लैंड माइन क्या हो गई, एक्सप्लोड हो गई, जो कि फॉरेस्ट फायर। तो आपको क्या हो गया, आपका इनफिल्ट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो ये सिक्योरिटी वाला भी इशू हो जाता है। और उसका रीजन क्या है, ट्रांस ह्यूमन सबसे बड़ा रीजन है। कहाँ पर, आपके वेस्टर्न हिमालय में। वेस्टर्न हिमालय का मतलब ये पूरा रीजन, आपका उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, और आपका कश्मीर वाला एरिया हुआ, ठीक है। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, ट्रांस ह्यूमन्स होता है कि आप जब चराते हो, मेनली जो चरवाहा होते हैं, वो चरवाहा क्या करते हैं कि आपका एक पूरा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपने चराया, ठीक है। अब वहाँ पे चरा दिया तो वहाँ पे ग्रास खत्म हो गई, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एक आगे वाले एरिया में फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, वहाँ पे क्या होती है, घास उगाते हैं और वहाँ पे अपने चरवाहों को चराते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ट्रांस ह्यूमन्स की, ये क्या करती है, फॉरेस्ट फायर को, मैन मेड फॉरेस्ट फायर को इंड्यूस करती है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, जो आपका थिकनेस होती है आपकी फ्लेमेबल लिटर की और पाइन निडल्स की, इन दोनों में क्या, पाइन निडल्स में रेजिन पाया जाता है, ठीक है। तो उसके कारण बहुत तेज़ी से ये जलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वेस्टर्न हिमालय में, तो यहाँ पे भी इस कारण भी आग लगती है। ये दोनों चीज़ें तो मेन हुई, बाकी जो मैंने रीजन पीछे बताए थे वो तो सारे कॉमन रहेंगे ही, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो आपका रीजन है वो मेनली है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे हम लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो दो तरह के लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस के कारण देखो आग लग रही है। यहाँ पर आपकी लग रही है ट्रांसह्यूमेंस के कारण, और यहाँ पे आपकी लग रही है किसके कारण, झूम कल्टीवेशन के कारण, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा जो आग लगती है वो एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में लगती है। क्यों, अगर वहाँ पे ड्राई सीजन है, और ड्राई सीजन के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो आपका लीव्स है
आपका जो बेड है नीचे ग्राउंड पर, वो सबसे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पे फ्यूल वेस्ट जो होता है, जो फ्यूल का जो बेस होता है, जो फ्यूल का बेस है, वो सबसे ज्यादा हो जाता है एवरग्रीन में। उसके बाद डेसिडुअस में, फिर बैम्बू में, फिर पाइन में, फिर टेम्परेट और कॉनिफर्स में। ये जो डेटा है, ये केवल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए सही है, ठीक है। ये आपका ये वेस्टर्न हिमालय के लिए सही नहीं है। वेस्टर्न हिमालय में तो ज्यादातर एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन बहुत कम पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाओ ओपन फॉरेस्ट मैक्सिमम वल्नरेबल, ये मैंने आपको बताया था। नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल इसका वो है, फिनोमिना है। इसके बाद आ जाओ सेंट्रल इंडिया रीजन। सेंट्रल इंडिया रीजन कौन सा हो गया? जो आपका एमपी का एरिया, राजस्थान का एरिया, हल्का सा डेक्कन के नॉर्थ वाला एरिया, ये सारे जो एरिया है, मतलब आपका अरावली, अरावली से रिलेटेड फॉरेस्ट हुए, आपके सतपुड़ा से और आपके विंध्याचल से, ये वाले एरिया में जो होता है फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर सेंट्रल इंडिया में देखो किस कारण होती है? ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फायर्स। यहाँ पे जो होता है साइलेंट टीक वाला, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में जो आपको बताया था कि महुआ की जो खेती होती है, किसकी? महुआ की जो खेती होती है या साइलेंट टीक की खेती होती है, इनको कलेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं, जिससे कि उनको जाने की रास्ता मिल जाए, क्योंकि नीचे झाड़ियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वही कभी कभी कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कारण सबसे ज़्यादा इसमें सेंट्रल इंडियन रीजन में आग लगती है। इसके बाद आ जाओ वेस्टर्न या साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अगर हाई एरिडिटी है और एब नॉर्मल टेम्परेचर है, हाई हीट रोड है समर सीजन से पहले, उसके कारण क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राई बायोमास सिंस विंटर सीजन। अब विंटर सीजन से कलेक्ट हो रहा है वो बायोमास, ठीक है, और चलता चला आ रहा है, ठीक है। वो उसके कारण क्या हुआ आपका, इसमें वेस्टर्न एरिया में, साउथर्न इंडिया में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर होती है, ठीक है। और एरिडिटी के कारण आंध्रा या कर्नाटका रीजन में। तो ये मैंने रीजन बता दी। आप क्या करोगे? अलग अलग मैप बना के, इंडिया का मैप मत बनाना, आप ऐसे ही लिखना। मतलब आपने केवल नॉर्थ का मैप बनाया और नॉर्थ के रीजन, आपने नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाया, नॉर्थ ईस्ट के रीजन, आपने सेंट्रल इंडिया का मैप बनाया, सेंट्रल इंडिया के रीजन, और आपने वेस्टर्न घाट और इसका आंध्रा वाले रीजन का बता दिया, और इसका रीजन लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका रीजन ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। नेक्स्ट आप आ जाओ इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो इंसिडेंस में आपको केवल थोड़े बहुत याद रखने हैं, जो आप एग्जांपल दे लो। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट है वो आपका विंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो विंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था 2024 में, ठीक है। उससे पहले आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी आग लगी थी, ठीक है, सरिस्का में भी आग लगी थी, राजस्थान में, ये इस वाले एरिया में है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लो, यहाँ पे मान लो ये वाला जो एरिया है, ये आपका सरिस्का टायर रिजर्व हो गया। जुको वैली जो है आपकी नागालैंड और मिजोरम, ये कट गया है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये मान लो, तो ये वाला जो एरिया है इंडिया का, नागालैंड और मिजोरम का बड़ा एरिया, यहाँ पे आपकी क्या कहते हुई थी, यहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर हुआ था आपकी। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हुआ था, चीरपैन फॉरेस्ट में। इसमें क्या हुआ था? फाइनली दो टू सेफर्ड्स स्पार्क द फायर। इसमें जो दो कहते सेफर्ड मतलब चरवाहे, इन लोगों ने क्या किया कि एक जो टाइगर होगा वो उनको बहुत परेशान कर रहा था, उस टाइगर को भगाने के लिए इन्होंने आग लगा दी अपने खेतों के आसपास। तो क्या हुआ? वही पूरे में फैल गई, ठीक है। तो देखो मैन मेड फॉरेस्ट ही इनका रीजन आ रहे हैं। लोगों ने बात नहीं की, तो सिमलीपल जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व कर लो, सिमलीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे भी कहते हैं आपकी फॉरेस्ट फायर हुई थी। तो आप ये 4-5 का एग्जांपल दे देना, सिमलीपल हो गया आपका, बादीपुर हो गया आपका, सरिस्का हो गया आपका, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया उत्तराखंड में, आपको जोको वैली हो गया, जोको वैली हो गया आपका नागालैंड मणिपुर बॉर्डर में। यहाँ पे मेनली आग लगी थी, एक आपके पुंछ में लग गई थी लद्दाख एरिया में। तो मैंने 7 एग्जाम्पल दे दिए, 7 सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए आप, लीगल प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से लीगल प्रोविजंस है? तो आपको बस दो याद रखने हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड जो भी आपके एक्ट है उनका प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 26 और सेक्शन 33 में पेनल्टी बताई गई है, ठीक है। 6 मंथ की आपकी वो है जेल है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी कहा गया है सेक्शन 30 में कि कौन कौन से एक्ट्स जिनके कारण फायर लग सकती है उनको प्रोहिबिट किया गया है। और सेक्शन 35(8) में कहा गया है कि जितने भी एक्ट या रेगुलेशंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए एप्लीकेबल है, वही सारे किसके लिए एप्लीकेबल होंगे? नेशनल पार्क के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद सेक्शन 55 में पनिशमेंट बताया गया है। ये आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। एज सच अगर आप फॉरेस्ट्री का मेंस देने जा रहे हो, अदरवाइज केवल इतना ही सफिशिएंट है।
ठीक है। बाकी आप बोल सकते हो कि डीपीएसपी में भी बताया गया है कि आपको क्या कहते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है हम लोगों की, तो वो तो अलग बात होगी। ठीक है। बाकी ये जो है फॉरेस्ट्री मेंस के, और दूसरा मैंने जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड जो यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं उसको आप देख लेना, उसमें डिटेल में बताया गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए आप, इश्यूज विद फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड मेन इशू क्या है। देखो फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड जो मेन इशू है वो है आपका लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये तो जनरल इशू है। ठीक है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फोना हो, वो होते हैं इनफैक्ट जो वर्ड होती हैं, खासकर माइग्रेटरी वर्ड, उनका जो रूट है वो भी चेंज डाइवर्ट हो जाता है फॉरेस्ट फायर प्रोन एरिया से। तो उसके कारण क्या होता है, इन दी एंड पूरी बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है। उसके बाद आ जाओ आपका हनी बी जो होते हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपका अरुणाचल प्रदेश में हनी बी, अरुणाचल प्रदेश हो या मिजोरम हो गया, जहाँ पे फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड है, वहाँ पे हनी बी का जो वो है जो आप कहते हो, उनके जो हाइव होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, बनाती नहीं है, वो सेफ जगह पे चली जाती हैं। ठीक है। अगर आप देखो ये सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेस्ट फायर जो इरप्ट हुई थी कहाँ पर, एलओसी पे। ठीक है। लैंड माइन ब्लास्ट करा दिए जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ एरिया में, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड भी ये इशू है। दूसरा, अभी कुछ कुछ जगह पे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने देखा है कि लोगों ने जानबूझकर आग लगाई है। ठीक है। तो वो भी एक कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर का हो जाता है। लोग पर्सनल बैंडेटा लोगों का होता है, किसके अगेंस्ट में, फॉरेस्ट ऑफिशियल के अगेंस्ट में। मतलब फॉरेस्ट ऑफिशियल ने आपको पकड़ लिया, आपको कहते थोड़े एक दो दिन के लिए रिमांड में ले लिया, तो आपने क्या किया, बाद में जाके आग लगा दी चुपचाप से। तो ये भी इशू है। दूसरा क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ डाई वाइल डाउजिंग फायर इन उत्तराखंड। अब इसमें क्या है कि देखो ये मैंने फोटो देखी है, ये आपकी जो फोटो है बिनसार की है, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड की। इसमें क्या हुआ कि ये जो मैंने लीप वाला इशू बताया था आपको कि ये इस साइड आग लगी हुई थी, और वो उससे एक गैस का बबल लेके दूसरी साइड क्या कहते आ गया, तो इन लोगों को बाहर निकलने की रास्ता नहीं मिली, और ये चारों के चारों फॉरेस्ट ऑफिसर क्या हो गए, वहाँ पे उनके मतलब डाई हो गए वो, मतलब उनकी डेथ होगी सबकी जल के। तो ये सब क्या है, इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब प्रोटेक्शन ऑलरेडी जितना प्रोटेक्शन हो सकता है वो लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। हम लोगों को एकदम से ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, किसी भी हायर ऑफिसर को, क्योंकि सारे लोगों के पर्सनल रिलेशन होते हैं, वो नहीं चाहते कोई मरे। लेकिन आपको क्या है कि और ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, और आपके आउटडेटेड इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद देखो आपके सुप्रीम कोर्ट जब केस सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हमने तो फॉरेस्ट गार्ड को क्या देखा था कि वो बनाना ट्री से, मतलब केले के पत्तों से क्या कहते आग बुझा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहते मना किया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी एक इशू होता है आपका मोटिवेशन एंड इग्नोरेंस। अब मोटिवेशन क्या है, अगर आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, इसमें क्या लिखा है, उत्तराखंड फॉरेस्ट वर्न्स वाइल फायर गार्ड फेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड लेक ऑफ रिसोर्सेज। अब आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके आपने कॉन्टैक्ट पे आपने गार्ड बना लिए हैं, कॉन्टैक्ट पे आपने ले रखे हैं, आपको फंडिंग नहीं मिली, आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हो, तो क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा, एक तो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए कि आप अगर ले रहे हो तो वर्क एक एक जो होता है ना लाइवलीहुड के लिए, कोई अगर जॉब कर रहा है, तो अगर आप कम से कम वो उसके घर में पैसे की तो कोई दिक्कत ना, उनकी सैलरी तो आप दो, जिससे कि वो मोटिवेट हो वर्क करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, इनडिफरेंस बाई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई फॉरेस्ट फायर को ख़त्म करने के लिए आप केवल इस पर डिपेंड मत करो कि यहाँ बारिश हो जाए, या फिर हम ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल बारिश करा दें, क्राउड सीडिंग, ये कोई रीजन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उत्तराखंड से कि भाई आप प्रिवेंटिव मेजर्स लो। क्या लो, प्रिवेंटिव मेजर्स लो, जिससे कि फॉरेस्ट में आग लगने के चांसेस कम हो जाएं। जब ड्राई सीजन आए तो आप फायर लाइन बनाओ, फॉरेस्ट की लाइन में ब्रेक करो, आप जगह जगह पर अपने एआई को यूज़ करो, आप कहते टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, कैमरे को यूज़ करो, लोकल लोगों से कनेक्ट में रहो, जिससे कि लोकल लोग आपको बताएं, उनसे टर्म्स अच्छे रखो जिससे कि वो आग ना लगाए। ठीक है। आप जो इंक्रोचमेंट है टूरिस्ट का या टूरिज्म का, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बंद करो, पता लगना चाहिए कि हाँ कहाँ कैंप लगा है, कहाँ पे कैंप नहीं लगा है। ओके। तो ये सारे इश्यूज हैं फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। अब इसके बाद आता है कि इससे रिलेटेड मिटिगेशन मेजर्स। अब मिटिगेशन मेजर्स को क्या होगा कि वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। देखो मिटिगेशन मेजर्स में आपका आता है एआई का कौन कौन सा यूज है, एआई का यूज किसमें, फॉरेस्ट फायर में, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपके। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके सैटेलाइट वेस्ट जो मेजर्स हैं वो क्या 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 है, आपका मोदीज जो टेक्नोलॉजी है, या फिर आपकी जो इंफ्रारेड रेडियोमेट्री जो है उसका क्या यूज़ है इन फॉरेस्ट्री के लिए, जो भी आपका आपका सचेत पोर्टल जो बना हुआ है, सचेत पोर्टल, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। मैं आपको यूपी से रिलेटेड जो भी आपके चैलेंजेस हैं उसको बताऊंगा फॉरेस्ट फायर से। तो नेक्स्ट आप देखते रहिए।
ठीक है, तो देखो ये मैंने सब बना रखा है, मैं बस आपको